साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा हमारी केंद्रित है इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ विधानसभा के संदर्भ में भी चुनाव हो रहे हैं, कुछ जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं। हम सारे ही जगहों पर जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसे केंद्र में रखकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है अरुणाचल की राह, एक दलीय की चाह। आप चौंक रहे होंगे, पर चौंकने का विषय नहीं है, ये बात एक सच्चाई के तौर पर है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों की भीड़ रहती है, प्रत्याशियों की हसरत होती है। राजनीतिक दल भी कुकरमुत्तों की तरीके से उग आए होते हैं, उनके द्वारा अलग अलग इलाकों में प्रत्याशी उतारे जाते हैं। वोट पाए या ना पाए, लेकिन कम से कम प्रत्याशी के तौर पर मैदान में 10-20 लोगों की मौजूदगी होना एक आम बात है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें 2-5 प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कमाल हो गया। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण राज्य है। चीन के साथ विवाद के कारण से अधिकांश समय सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका 10 साल पहले इस नॉर्थ ईस्ट में कोई नाम लेवा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का एक राजनीतिक दल है जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। देश में ये किस्सा आम है, ये कहानी आम है, ये किंवदंती आम है, जिसमें ये कहा जाता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सीटों की संख्या की दृष्टि से, पर वस्तुतः राष्ट्रीय पार्टी आज भी केवल एक है, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देश का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मौजूद ना हो। महत्वपूर्ण है। इसी पर विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ है। अनिल गोयल जी, आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपकी उस खूबी के संदर्भ में, आपकी सफलता के संदर्भ में, आपके द्वारा किए गए इस चमत्कार के संदर्भ में, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रत्याशी ही आपके सामने मैदान में नहीं आया। ये चमत्कार आपने कैसे किया अनिल जी? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। मैं तो हतप्रभ भी हूं, हैरत में भी हूं, अचंभित हूं, चमत्कृत हूं, क्या कहूं, क्या क्या नहीं हूं। हिमांशु जी, सही बात तो यह है कि हमारी सरकार के कार्य इतने अधिक हैं, जनता की सेवा इतनी अधिक करी है, और उसका जो एक श्री गणेश है वो अरुणाचल से हुआ था। अरुणाचल ने उसको ये दिखा दिया है। दूसरी बात क्या है कि अरुणाचल ही नहीं है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अमेठी रायबरेली जैसी सीट पर इनके अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। इनके जितने भी बड़े नेता हैं, सब नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ये कांग्रेस की स्थिति है, और ये ईडी और सीबीआई का रोना कब तक रोएंगे? इनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टाइम में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, तो भी भाजपा ने इलेक्शन लड़ना नहीं छोड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, सांसद जेल में है, दूसरा मंत्री जेल में है, और 18-20 विधायक है जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। किन्हीं को फांसी की मतलब उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद भी वो कैंडिडेट उतार रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि आप अरुणाचल तो छोड़ो, रायबरेली अमेठी जैसे जो इनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनका गढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वहां भी इनके पास कैंडिडेट उतारने के लिए नहीं है। और मैं एक अचंभे पर बात करना चाहता हूं अनिल गोयल जी। देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। 3 दशक के बाद में स्पष्ट जनादेश उनके नेतृत्व में भाजपा ने प्राप्त किया, और उन्होंने काम इतना बेहतर किया, ये आप दावा कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, इसलिए लोग मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। पर आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ये चमत्कार अगर होना चाहिए था तो गुजरात में होना चाहिए था, जहां से ये चमत्कारिक विभूति आती हैं, जहां पे बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने कमाल का काम किया था कि पूरे देश को उनसे उम्मीदें जाग गई थी। उस गुजरात में ऐसा कहीं निर्विरोध निर्वाचन की अभी तक खबर नहीं आई। बनारस संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां से ये इस प्रकार की चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। ये काम करने का क्षेत्र मुख्यतः यह है, और चमत्कार अरुणाचल प्रदेश में हो गया। थोड़ा ये तो बताओ कि अरुणाचल प्रदेश से चमत्कार क्यों हुआ अनिल जी? थोड़ा तो रोशनी दो, ऐसा भी क्या छुपा नाम से? हिमांशु जी, सही बात यह है कि यार गुजरात की बात करते तो लगातार हमारी सरकार बन रही है, और जब से मोदी जी वहां पर हमारी सरकार बनी है बीजेपी की, आज तक लगातार कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब गुजरात की जनता का पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है जी। अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सही मायनों में जब उनको ये लगा कि हमारी जमानतें ही जब्त होंगी, हमने कुछ देश के लिए करा ही नहीं है, अरुणाचल के लिए कुछ नहीं करा, देश के लिए कुछ नहीं करा,
तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसमें कांग्रेस की एक सबसे एक पतली हालत दर्शाती है कि कांग्रेस की इतनी हालत खराब है। और मैं इसमें प्लस कर रहा हूं, आप अरुणाचल की तो बात है ही है जी। ये आपको भी और मेरे जितने भी आप एनालिस्ट बैठे हैं, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको हार दिखाई दे रही है। तो अनिल गोयल जी दो चीजें बता रहे हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश में लोग इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि उन्हें जीतने की उम्मीद तो छोड़िए, जमानत जब्त हो जाने का डर है, इसलिए क्यों जमानत की राशि डुबोई जाए, इसलिए वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहे हैं कि 5 सीटों पर प्रत्याशी क्यों नहीं है। मैं वापस गोयल साहब आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर एक तरफ निर्विरोध निर्वाचन है, दूसरी तरफ विपक्ष का आक्षेप है और उदाहरण सहित आक्षेप है कि आप डरे हुए हैं, दहशत में हैं, इसलिए दूसरों को दहशत के साथ अपने साथ जोड़ ले रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जब जनता आपके साथ में है, लोकप्रियता के शिखर पर आप हैं, ऐसा आप दावा करते हैं, तो ये चुके हुए कांग्रेसियों को, थके हुए कांग्रेसियों को, खारिज हो चुके कांग्रेसियों को गलीचे बिछा बिछा कर क्यों ला रहे हैं और उनको टिकट देकर इतनी सम्मानित स्थिति क्यों प्रदान करना चाह रहे हैं? जिन अशोक चौहान के संदर्भ में आप 2019 में बताते हुए नहीं थकते थे कि कितना भ्रष्ट नेता है, वो इतना सम्मानित नेता के तौर पर आज आपके यहां शोभा क्यों बढ़ाता है? ये सवाल है। नवीन जिंदल को लेकर 2014 के बयान के साथ 2024 की घटना को दिखाया जा रहा है। क्या कहते हैं अनिल गोयल जी? मन कितना दुखता है आपका? हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि डरे हुए हम नहीं हैं, डरे हुए ये हैं और डर की वजह से चुनाव मैदान से भाग रहे हैं जी। पहली बात तो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात क्या है? अरे थोड़ा रुकिए अनिल गोयल जी, अब ये चुनाव मैदान से क्या भाग रहे हैं? इनके हाथ से जिनको चुनाव लड़ रहा है उनको तो टिकट आप दिए दे रहे हैं, तो बेचारे कहां से भागेंगे? इनके लोगों को तो टिकट देने के लिए आपने अपने लोगों को घर में बिठाना चालू कर दिया है। हिमांशु जी, जो हमारी नीति रीति में सहमति है, जो हमारी नीति रीति के साथ चलने को तैयार है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है जी। ये तो वरुण गांधी के लिए, ये तो वरुण गांधी को बुला रहे, पुचकार रहे कि मेरे हमारे आ जाओ, हम टिकट दे देंगे। हालत तो इनकी है कि ये वरुण गांधी को बार बार बुला रहे हैं, आ जाओ हम आपको टिकट दे देंगे। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जी। ये तो बीजेपी से कैंडिडेट उधार मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, तो आपके पास कौन से कैंडिडेट है? आपने नवीन जिंदल को जो है अपना भाजपा का गमछा पहनाया, आधे घंटे में उनको टिकट दे दी। आप भी तो उतने ही दीनहीन और दारिद्र के साथ में दिखाई दिए। हिमांशु जी, हमने क्या, जो हमारी नीति रीति के साथ, हमारी शर्तों पर हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले। थोड़ा शर्तें बताओ अनिल जी। आपने कहा जो हमारी शर्तों पर तैयार है, थोड़ा शर्तों का खुलासा कर ही दो। जब आपने बता ही दिया है कि आपकी शर्तें, तो हम लोगों को भी पता चल जाए शर्तें क्या क्या हैं भाई। हिमांशु जी, एक बात और है, हमने 400 पार का नारा दिया है, ये बता दें इनका क्या लक्ष्य है। हमने लक्ष्य 400 पार जाने का दिया है, इनका लक्ष्य क्या है ये लक्ष्य बता दें। इसका बहुत बड़ा कारण है इनका जो बीजेपी, इनके कांग्रेस जो है पूरे देश से गायब हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हर मतदाता के दिमाग में है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, अपने परिवार को सेटल करना चाहती हैं, और कोई नीति नियम नहीं है उसके खिलाफ कर। एक बार बताओ अनिल जी, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, ये चलेगा, और सोनिया जी या कांग्रेस जी राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा? ये कौन सी बात हुई भाई? भाई ये अधिकार उनको क्यों नहीं है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार राज करे, इसको लोकतंत्र कहेंगे या तानाशाही कहेंगे जी? राजशाही कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे जी? और अब इसके लिए एक बात और है जो जनता देख रही है कि इन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल में भेजा, और आज ये उसके साथ ही नंबर 2 की पार्टी का समझौता कर रहे हैं। अच्छा, जो और जिन अजीत पवार के संदर्भ में आपने बताया कि कितना भ्रष्ट आदमी है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर आप बैठे हो, उसके संदर्भ में क्या कहना है अनिल जी आपका? थोड़ा इसके संदर्भ में सम्मानपूर्वक बता दो। ये तो कोर्ट ने जेल में भेजा है लालू। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं आरोप, राजनीतिक आरोप की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्ट की बात कर, राजनीतिक आरोप नहीं है। इसी तरीके से अजय माकन ने केजरीवाल पर शराब घोटाला के आरोप किसने लगाए? अजय माकन ने, जो इनका कांग्रेस का नेता है, जो कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहा है।
और आज उसके सारे नेता जेल में हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और दुनिया भर के, और ये उसके साथ फिर गठबंधन कर रहे हैं। यानी जनता ये देख रही है कि एक तो ये अपने परिवार को जनता तो समझ ही नहीं पा रही है कि क्या देख रही है। जैसे लड़ने की जरूरत, तो हम अगर बातचीत के मर पे पहुंचे तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल होगा या कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो अपने आप को मजबूत से और मजबूत करने की सदैव कोशिश करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 300 सीटें जीत पाने में सफल रही तो उसको अधिकार बनता है कि वह इस बार 400 पार के लक्ष्य को निर्धारित करे। लेकिन विपक्ष इस दौरान क्या कर रहा है? विपक्ष केवल विलाप करेगा या नीतियों के आधार पर सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा, लेकिन इस उत्तर के सकारात्मक होने का हमें इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत।